हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पढ़े थे और मैंने ये भी बताया था कि हवा हमारे अंदर और बाहर किस तरह से आते हैं। ठीक है, और हमारे जो थोरैसिक कैविटी है वो एक एयर टाइट चेम्बर होने के कारण हवा नेजल पैसेज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ही अंदर बाहर होता है। और किन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बेसिस पे ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम मतलब पल्मोनरी इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम कम ज़्यादा होता है और क्यों। ठीक है, इन सब के बाद हम आज आगे बढ़ने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो तरह के होते हैं। पहली बात, हम जब इनहेल करते हैं तो एक्सटर्नल एयर को हम अंदर लेके आते हैं हमारे लंग्स के पास। वहाँ पे एल्वियोलाई होता है। एल्वियोलाई एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो इस ताज़े है एयर से फ्रेश एयर से फिल हो जाता है। अब पहला जब एक्सचेंज होता है वो होता है एल्वियोलाई सैक में। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे देखिए, लेट मी ड्रॉ। ओके, तो आपको समझेगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये बात करना चाह रहा है एल्वियोलाई की। ठीक है, एल्वियोलाई की, ये लंग्स के अंदर वाला बात चल रहा है। अभी उसके बाद ये दिखाया गया है हार्ट को। आपको उतना एज सच पता हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, आगे हम पढ़ेंगे। बट मैं कुछ ब्रीफ में बताना चाहूँगा। हार्ट इज लाइक अ पंप जो कि पाइप्स में ब्लड को फ्लो करवाता है, धक्का मारता है ब्लड को। सिंपल एज दैट। वो एक मसल है, स्पेशलाइज मसल है जो ब्लड वेसल्स में से ब्लड को धक्का मारता है ताकि वो ब्लड थ्रू आउट द बॉडी घूम सके। इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट सिस्टम कहते हैं हम, सर्कुलेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें सर्कुलेशन होते हुए दिखाया है। अभी एक बात का ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना कि ये जो ब्लू कलर से दिखाया गया है यहाँ से यहाँ तक, उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, मतलब उसमें ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, जब वही चीज रेड से दिखाया गया है, उसमें ऑक्सीजन भर चुका है, इसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। तो ब्लड में हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, स्पेसिफिकली मैं हार्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हमें एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन मिलता है। ब्लड जो कि ऑक्सीजन भरा हुआ है, ऑक्सीजन से लैस है, वो राइट साइड में दिखाया जा रहा है, मतलब लाइक लेफ्ट डायग्रामेटिकली लेफ्ट साइड में दिखाया जा रहा है। इसे डायग्रामेटिकली लेफ्ट कहते हैं, इसे डायग्रामेटिकली राइट कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन से लैस ब्लड को सर्कुलेट हो रहा है और हार्ट में भी लेफ्ट साइड पूरा उसी को डेडिकेटेड है, बीच में एक सेपरेशन है। वैसे ही राइट साइड में क्या है कि ऑक्सीजन की कमी है उस ब्लड में, इसलिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें से ऑक्सीजन निकाल लिया गया है वो सर्कुलेट हो रहा है। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आगे आपको समझने में हेल्प होगा। इसके आगे हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। नाउ दूसरे जगह पे जब एक्सचेंज हो रहा है वो हो रहा है हमारे इस टिश्यू पे, टिश्यू लेवल पे। ये टिश्यू कुछ भी हो सकता है, ब्रेन का टिश्यू हो सकता है, इवन हार्ट का भी टिश्यू हो सकता है, इवन मसल भी हो सकता है। कोई भी चीज़ जहाँ पे ऑक्सीजन और किसी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, जहाँ पे एक्सचेंज की ज़रूरत है, उसके पास। ठीक है, उसके पास की बात कर रहे हैं। ये कुछ भी हो सकता है, बट इसमें सेल ज़रूर होंगे, सेल के अंदर न्यूक्लियस ज़रूर होगा। यहाँ पे देख सकते हो न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, सेल हमारा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है कॉन्स्टेंटली। इससे क्या होता है कि जो खाने में से ग्लूकोज रहेगा, अब प्राइमरीली अज्यूम करो ग्लूकोज C6H12O6, उसमें ऑक्सीजन मिल रहा है और CO2 बन रहा है। एक मतलब 6 कार्बन है, इसलिए 6 CO2 बनेगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। ठीक है, ऐसा तोड़ के उड़ जाएगा। ठीक है, अभी ऑक्सीजन यूज हो गया सेल के अंदर, तो वो CO2 बना गया, तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर आएगा।
उसके उसके जो सराउंडिंग जो टिश्यू है, इसके पास ऑक्सीजन भरा हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन लेके आ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन लेके आया है तो वो सेल ले लेगा। तो इन दो जगह पे एक तो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई और ब्लड वेसल में एक्सचेंज हो रहा है, सेकेंड हो रहा है हमारे टिश्यू में, जो कि सराउंडिंग ब्लड वेसल से चिपका हुआ है। नाउ आपको एक छोटी सी चीज दिखा दूं, इसमें देखो ये जो एल्वियोलाई है उसमें एक सिंगल लेयर दिखा रहा है और ये लेयर भी पतला है बहुत, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये ब्लड वेसल है, वो भी एक लेयर है। तो इन दोनों को मिला के, ठीक है, इन दोनों को मिला के इस रीजन को मिला के बहुत थिन लेयर होगा, ठीक है, जिससे गैस इजीली जंप कर सकता है अंदर ब्लड के अंदर। अब वहां पे क्या होता है, ब्लड के अंदर किस तरह से अटैच होता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं अभी इरेज कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ ठीक है, अब मैं एनसीईआरटी पे चलूंगा। मैंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया है ताकि एक प्रिलिमिनरी आइडिया रहे हमारे पास कि क्या हो रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैस, ठीक है, आपको आइडिया हो गया एक्सचेंज हो रहा है मतलब CO2 और ऑक्सीजन का अंदर बाहर हो रहा है। कहाँ पे होगा, पहले होगा लंग्स में, दूसरा होगा टिश्यू में, और बीच में रहेगा सर्कुलेटरी सिस्टम जो लंग के ब्लड को हमारे टिश्यू के ब्लड के पास पहुंचा रहा है, ठीक है, ठीक है, एज सच, ठीक है। लंग्स आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस, ठीक है, प्राइमरी साइट मतलब पहला साइट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, जो मैंने बताया, ठीक है। Oxygen and CO2 are exchanged in these sites by simple diffusion, mainly based on प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट अगर आपको समझना होगा, मैंने पिछले क्लास में बता दिया था प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है। आज वापस से बोलेंगे, ये सिंपली क्या होता है, प्रेशर में डिफरेंस या प्रेजेंस, कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंस हो या देखो डिफ्यूजन तब होता है जब कहीं पे नहीं है और कहीं पे है, ठीक है, कहीं पे कुछ नहीं है और उसके सराउंडिंग रीजन में वही चीज है, तो क्या होगा, ये फैलेगा। वैसे ही नहीं है या कहीं पे है, ये हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में बता सकते हैं। अगर किसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन कहीं पे हाई है, इसका मतलब वो चीज उस जगह पे ज्यादा है। मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो। और गैस अगर प्रेजेंट है कहीं पे तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, धक्का मारेगा उसके सराउंडिंग में। तो जहां पे अगर गैस ज्यादा है वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और टर्म की बात करेंगे, पार्शियल प्रेशर की। ये देखो पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे तो मैं पहले बता रहा हूँ, ये देखो पी लिखा हुआ है, देखो PO2 और PCO2, इस टर्म को समझ लेते हैं। PO2 कैसा होता है ना, पार्शियल प्रेशर। देखो एक टोटल होता है और एक पार्शियल होता है। कहीं किसी भी जगह पे अगर एयर प्रेशर लगा रहा है तो एयर के अंदर बहुत सारे गैसेस हैं, सब मिलके टोटल प्रेशर बना रहे हैं और वो प्रेशर बाहर से फील हो रहा है। अब पार्शियल प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा कि उन गैसेस के मिक्सचर में कोई एक पर्टिकुलर गैस, एक काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अज्यूम करते हैं। मैं अगर एयर ब्लो आउट कर रहा हूँ, उसको एक बैग में भर रहा हूँ, तो उसमें गैस होगा, बहुत सारे गैस होंगे, ऑक्सीजन भी होगा, CO2 भी होगा, ठीक है, ऑक्सीजन भी होगा इसमें। देखो तो अभी उसमें उस पर्टिकुलर टोटल गैस जो प्रेशर बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें कितने प्रेशर का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, यानी कि उस टोटल गैस के मिक्सचर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना धक्का मार रहा है, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहलाएगा। धीरे धीरे समझना, ठीक है। अब मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास दो ही गैस का सिस्टम है, ठीक है, जो कि यहाँ पे है, दो ही गैस चल रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इकलौता भी अगर रहेगा ना तो भी वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। वैसे ही ऑक्सीजन इकलौता भी अगर कहीं पे जगह लेके रहेगा तो वो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अब मैं ये पूछता हूँ कि क्या जो प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड से है वो प्रेशर ऑक्सीजन के प्रेशर के बराबर होगा, ज्यादा होगा, कम होगा?
ये डिपेंड करेगा इनके कॉन्सेंट्रेशन में। जितना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा उतना वो पार्शियल प्रेशर ज्यादा लगाएगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ये बात का ध्यान देना। ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, थोड़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, बार बार समझेंगे, इसलिए अगली बार मैं पढ़ते हुए समझाऊंगा। अभी देखो, solubility of gases as well as thickness of membrane involved in diffusion are also important factors that can affect the rate of diffusion। rate of diffusion का मतलब होता है कितने तेज गैस अंदर बाहर कर रहा है, कितने तेज गैस फैल रहा है। ठीक है, अच्छा ये बोल रहा है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बता रहा है कि किसकी वजह से ये रेट ऑफ डिफ्यूजन रिस्पॉन्सिबल होता है। पहली बात होता है ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। बेसिकली क्या है, पानी एक मीडियम है जिसके थ्रू ये चीज फैल रही है, मतलब पहुंचाई जा रही है एक चीज से दूसरी जगह। हमारा जो ब्लड है उसमें भी बहुत सारा हिस्सा पानी है, हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, पानी है, अल्टीमेटली पानी ही लेके जा रही है। तो किसी गैस का पानी में कितना घुलाव है, कितने इजीली पानी में वो घुल सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन। थिकनेस किस मेम्ब्रेन की बात हो रही है, एक हो रही है एल्वियोलाई की, जो कि यहाँ पे मैंने बताया था कि काफी कम है। वैसे ही टिश्यू में सेल्यूलर लेवल में चल रहा है, तो वो भी काफी थिकनेस है, तो थिकनेस काफी कम थिकनेस है। ठीक है, चलो, अगर थिकनेस बढ़ जाएगा तो वहां पे डिफ्यूजन कम हो जाएगा, अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम हो जाएगा तो वहां पे डिफ्यूजन कम हो जाएगा। इसका ये एप्लीकेशन है। ठीक है, अच्छा, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस, अभी मैं जो टेक्निकली समझा रहा था वो, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। मतलब एक मिक्सचर में एक पर्टिकुलर गैस कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है प्रेशर में, वो होता है पार्शियल प्रेशर। ठीक है, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय PO2 फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, now partial pressure of these two gas in the atmospheric air and the two sides of diffusion is given in the table 14.1। बस इधर बोल के खत्म हो गया NCERT। अभी मैं इसमें प्रैक्टिकली जो आपको यूज होगा वो बताऊंगा। ठीक है, एंड इन फिगर, अच्छा एक और फिगर में बताया, चलो ठीक है। The data given in the table clearly indicates a concentration gradient। वो मतलब बोल रहा है प्रेशर में कैसे कैसे ग्रेजुअल चेंज आ रहा है, वो दिखा रहा है। From alveoli to blood and to blood to tissue, दो जगह पे दिखेंगे और दो जगह पे सेपरेटली पढ़ेंगे। Now, अभी मैं टेबल को इन डेप्थ वापस से पढ़ाऊंगा। Similarly, the gradient is present for CO2 in opposite direction। मतलब ग्रेडियंट ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, from tissue to blood and blood to alveoli। इसका मतलब क्या है, मतलब देखो टेबल पे आता है, ये देखो इस टेबल में क्या दिखा है, पार्शियल प्रेशर, मतलब एक इकलौता अगर ऑक्सीजन कितना प्रेशर लगा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेशर लगा रहा है, उसको बस सिंपल टर्म में पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, अभी रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। O2 और CO2 को ही ध्यान में रखना है। एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, हवे में हमारे सराउंडिंग हवे में ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है, कितना कंट्रीब्यूशन है प्रेशर में, वो बता रहे हैं। तो 159 दिखा है। ठीक है, एनसीईआरटी के डेटा के हिसाब से। मैं पहले बता दूं, ये सिर्फ डेटा, ये टेबल सिर्फ जितना समझने में है उतना ही, अगर आपको एप्लीकेशन पे सवाल आ गया है तो इसके वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं चलेगा कि आपको बस अंदाजा है कितना डिफरेंस है, वैसा नहीं, कितने अमाउंट में डिफरेंस है वो आपको आइडिया लगा देगा कितना ज़्यादा फ्लो होगा, कितना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से आपको ये टेबल सिंपल है, दो चीज़ का ही नंबर दिखा रहा है, वैल्यू दिखा रहा है, जो कि यहाँ पे कम ऑक्सीजन के लिए कम होता हुआ दिखेगा यहाँ तक, फिर बढ़ेगा। ठीक है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ते हुए दिखेगा, फिर यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। अभी डायरेक्शन में दिखाएंगे। ठीक है, अभी देखो मैं ड्रॉ करके बताऊंगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी गैसेस जैसे कि एटमॉस्फेरिक एयर में अभी ऑक्सीजन की बात करेंगे पहले। एटमॉस्फेरिक एयर में 159 है प्रेशर। अच्छा, वही चीज अगर मैं एयर को अंदर लेता हूँ नॉर्मली,
ठीक है, नॉर्मल की बात करेंगे। नॉर्मली अगर एयर अंदर आता है तो अंदर आते आते धीरे धीरे जैसे कि नैरो डाउन हो रहा है थोड़ा सा अंदर, मतलब लाइक नॉर्मली हम प्रेशर नहीं लगा रहे इजीली, ठीक है, तो प्रेशर धीरे धीरे अंदर एल्वियोला तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा कम हो जाता है। कितना हो गया? 104। ठीक है, अभी एल्वियोला में आते हैं। अच्छा, एल्वियोला में क्या दिखा रहा है? अच्छा, अभी सिर्फ ऑक्सीजन के लिए देखो, ऑक्सीजन में 104 है, ठीक। अच्छा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कितना है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड में 40 mm ऑफ Hg। ये प्रेशर mm ऑफ Hg में ध्यान देना, जो वो स्पिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं उसमें भी mm ऑफ Hg का यूज होता है, तो बेसिकली उसी यूनिट में डील किया गया है, ठीक है। नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना दिया गया है? 40, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या समझने वाली बात है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, एल्वियोलाई से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, तो यहाँ पे ध्यान देना इस टेबल में, ठीक है। देखो, ये जो भी हो एटमॉस्फेयर, ये बस ये बता रहा है कि एटमॉस्फेयर और एल्वियोलाई में कुछ डिफरेंस हो रहा है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक की वजह से आ रहा है, ठीक है, या फिर अदर फैक्टर्स की वजह से आ रहा है, उसमें मैं इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं हूँ। मुझे यहाँ पे जानना है, यहाँ पे मेजरली क्या चेंजेस आ रहे हैं। देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ पे कम है, मतलब एल्वियोला में ज़्यादा प्रेशर है, और जो ब्लड में जो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कम है। और कम होने का रीज़न क्या है? जो टिश्यू में से होते हुए आ रही है ब्लड, ठीक है, इसीलिए डीऑक्सीनेटेड ब्लड की बात कर रहा हूँ। टिश्यू में तो ऑक्सीजन यूज हो गया है, तो अभी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड है तो उसमें ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है तो उसका ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कम होगा, 40 mm ऑफ Hg दिखा है। अभी क्या होगा, जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है वहाँ से जहाँ पे कम प्रेशर है वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ गैस होगा, एक्सचेंज ऑफ गैस होगा, तो यहाँ पे पहला एक्सचेंज हो रहा है। तो वैसे ही बेसिकली अगर दूसरा एग्जांपल ले ले तो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे लिखा हुआ ऑपोजिट डायरेक्शन, जो मैंने यहाँ पे कहा था ना कि ग्रेडियंट इज प्रेजेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि ऑक्सीजन तो इस तरफ, देखो मैं कलर चेंज करता हूँ, रेड से बनाएंगे, देखो ऑक्सीजन तो इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, वही कार्बन डाइऑक्साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। सिंपल सी लॉजिक वापस, कि जो ये ब्लड में जो ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मतलब लाइक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है टिश्यू में जब उसने एनर्जी बनाया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे बना, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे बना तो वो ब्लड पे छोड़ दिया, तो ब्लड पे उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया जो कि 45 है। देखो डिफरेंस कम है, ठीक है, ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए फैक्टर कम होगा, ऑक्सीजन के लिए फैक्टर का ज़्यादा होगा। वैसे ही ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 ज़्यादा होता है वाटर में एज कम्पेयर टू O2। इस बात का ध्यान रखना, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ध्यान, केमिस्ट्री कुछ टेबल से आपको पता चल सकता है इसके बारे में। अच्छा, अभी आएंगे एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में 40 mm ऑफ Hg है, एल्वियोलाई में कम है, इसीलिए ज्यादा से कम की तरफ मूव हो रहा है, सिंपल एज दैट, ठीक है। नाउ ये अलग बात है कि हमारे वेरियस फैक्टर के हिसाब से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, 0.3 mm ऑफ Hg, ठीक है, उसका पार्शियल प्रेशर अभी अंदर अंदर नैरो जगह पे आया है, इसलिए समवॉट बदल गया है 40 mm ऑफ Hg, ठीक है, उसका रीजन अलग है, ठीक है। मैं अगेन बता रहा हूँ, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिसाब से ऐसे हो जाता है, ठीक है। अभी अंदर हमें बस इस टेबल पे मतलब है, मैं वापस से बता रहा हूँ, इस सबको इरेज करके, ठीक है, ठीक है, इस सबको इरेज करके बता रहा हूँ, ठीक है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड में 40 mm ऑफ Hg है, एल्वियोलम में जो एयर पहुंचा है वो 104 mm ऑफ Hg है, ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगा, ठीक है, ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगा। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ऑपोजिट की तरफ मूव करेगा, ज़्यादा से कम की तरफ। मैंने बता दिया है कि यहाँ पे ज़्यादा से कम क्यों हो रहा है। नाउ अभी आ जाते हैं इसकी तरफ।
ठीक है, अभी वही ब्लड क्या बोलते हैं, हार्ट ने सर्कुलेट करा दिया है, हार्ट ने फैला दिया है, ठीक है, हार्ट ने फैला दिया। अब क्या होगा कि इसमें इसमें हम देंगे हार्ट ने अभी ऑक्सीनेशन हो गया है। ऑक्सीनेशन का मतलब ये है सिंपली कि लंग्स में से ऑक्सीजन भर दिया है ब्लड में, तो अभी ऑक्सीजन भर गया है, तो अभी उस ब्लड को क्या बोलेंगे, ऑक्सीनेशन। अब वही चीज को ब्लड टिश्यू में पहुंचा रहा है। अभी इस हिस्से का अंडरस्टैंडिंग अलग है, इसको ब्रेक करके समझेंगे। जब आप समझो तो इसको भी अलग से समझना, इसको अलग से समझना, ठीक है। नाउ ब्लड में कितना बढ़ा दिया है हमने ऑक्सीनेशन करते वक्त, 40 से 95 कर दिया है, मतलब इतना ऑक्सीजन भर गया है। नाउ अभी देखना, अभी टिश्यू में क्या हो रहा है, टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी, ठीक है, टिश्यू में 40 mm ऑफ Hg है, तो क्या होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड से टिश्यू की तरफ जंप कर जाता है ब्लड ऑक्सीजन, ठीक है। अभी यहाँ पे ग्लूकोज को यूज कर रहा है तो ऑक्सीजन यूज अप हो जाएगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन का प्रेशर इसीलिए कम हो जाता है, हमेशा समवट इस 40 के अराउंड रहेगा टिश्यू लेवल। नाउ अब आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे। इस पे क्या हो रहा है कि अभी मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा क्योंकि टिश्यू में ग्लूकोज को यूज होके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 40 mm ऑफ Hg दिया हुआ है, देखो। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इसका मात्रा ज्यादा कम होता है टिश्यू के लेवल में, इसीलिए 40 mm ऑफ Hg ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है, इसीलिए 45 से अगर 45 से 40 mm ऑफ Hg में ट्रांसफर कर जाता है ब्लड। अगर आपने PYQs को देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो आपको पता चलेगा कि ये टेबल कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप फ्रेशर हो, आप पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हो, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो टेबल है ये आपको जितना लग रहा है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंपल एज दैट। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनका वैल्यू भी, इवन वैल्यू, पहली बार कोई चीज है जो मैं बोलूंगा कि इसका वैल्यू भी याद करो, ठीक है, इसका वैल्यू भी याद करो, क्योंकि ये हेल्प करता है एप्लीकेशन बेस्ड सवालों को सॉल्व करने पे, और इस पे एप्लीकेशन बेस्ड सवालें ही आएंगी, ठीक है, सिंपल एज दैट। अगर स्टेटमेंट भी है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं भी पूछा है, तो भी अगर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगा तो यू विल बी सर्टन अबाउट योर आंसर, कि मैं जो आंसर बोल रहा हूँ वही सही है, क्योंकि मुझे नंबर में पता है, ठीक है। हम नहीं तो क्या होगा कि हम अज्यूम कर लेंगे कि ये ज्यादा है वो कम है, ये ज्यादा है वो कम है, तो आगे जाके क्या होता है, इस पॉइंट पे फंसता है सवाल कि मैं श्योर हूं क्या कि इस जगह पे ज्यादा प्रेशर है, इस जगह पे कम है। वहीं पे अगर उस जगह पे प्रेशर का नंबर अगर पता हो तो मैं कंपेयर करने में इजी होगा। तो यहीं पे मैं आपको बहुत सारे सवालों का मार्क्स आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने नंबर याद कर लिए, आपका क्रिटिकल क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर इससे बना तो भी सॉल्व हो जाएगा विथ श्योरिटी। कई बार हमें श्योरिटी नहीं रहता कि हमारे आंसर सही है कि नहीं, इसीलिए वो बात भी सही हो जाएगी अगर आपने इस बात पे नंबर भी याद कर लिया। तो सब हर चीज की करने की जरूरत नहीं है, जहां पे मैं बता रहा हूं वहीं पे ज्यादा करोगे, फोकस करोगे तो भी चल जाएगा। जो कि जिसमें एक ये है कि इसका जो वैल्यू है, वैल्यू के साथ पढ़ना है। आप ऐसा बिना देखे लिख सकते हो, एटमॉस्फेरिक एयर, ब्लड, डीऑक्सीनेटेड, ऑक्सीनेटेड टिश्यू, उसमें कितना है। अभी दो चीज मैं बताऊंगा, इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑपोजिट डायरेक्शन देखना, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो आपको ये भी एक जनरल आइडिया है कि लेफ्ट से राइट अगर हम जाएंगे, लेफ्ट से राइट अगर हम जाएंगे तो वो बढ़ेगा, मतलब लाइक गैस लेफ्ट से राइट तक की तरफ जा रहा है, मतलब लाइक ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मतलब एल्वियोला से टिश्यू में जाते हुए दिखेगा और टिश्यू से एल्वियोला में जाते हुए दिखेगा। वो कैसे जाएगा मैं बता रहा हूँ।
दूसरा, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम पे हमें ध्यान देना है, इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं और यही पे क्या करेंगे कि कुछ ना कुछ डेटा मिसिंग कर देंगे, यहाँ पे नंबर हटा देंगे, इसको ये जो नंबर दिख रहा है हटा देंगे और आपको पूछेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वैल्यू को याद रखना, ठीक है। यहाँ पे भी प्रेशर दिया हुआ है, यहाँ पे भी प्रेशर दिया हुआ है, यहाँ पे फेस बदल कर देगा, थोड़ा एडिट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे पूछेगा ये एरो में कुछ कर देगा, हेर हेर पे एंड एरो एरो क्या होगा, अंदर बाहर कैसा कैसा क्या होगा, रॉन्ग कौन सा एरो रॉन्ग है वो पूछ सकता है, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। तीसरा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेमिंग में चेंज करके पूछ लेगा, यहाँ पे क्या बोलते हैं नेमिंग में क्या करेगा, यहाँ पे फ्लो डायरेक्शन पूछ लेगा, ठीक, कुछ भी कर सकता है, आपको ये ध्यान में रखना है, डायरेक्शन वगैरह साथ में, ठीक है। दूसरी बात, जो इसमें डेटा में जो प्रेशर है वो mm/Hg में दिया हुआ है, mm/Hg जो कि ब्लड प्रेशर मेजर करने वाला डिवाइस नहीं है, डॉक्टर ब्लड प्रेशर मेजर करता है स्पिगमोमैनोमीटर्स पे, वो मर्क्यूरी ऊपर नीचे होता है, मर्क्यूरी प्रेशर बताता है mm/Hg में, तो वैसे ही ये mm/Hg की बात चल रही है, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर कोई घुमा के पूछेगा तो ठीक है, अच्छा चलो आप सावधान हो जाओगे, चलो ठीक है। अब 2 लेवल पे ट्रांसफर होगा, इसीलिए मैं 2 चीज पे ध्यान देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आपका ध्यान इन 2 चीज पे ही होना चाहिए, अगर दूसरी जगह पे जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इन दोनों सर्कल पे ही देखेंगे हम एक एक करके। तो जैसे कि उसमें मेंशन्ड है, पहला ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है, पहला एक्सचेंज ऑफ गैस यहाँ पे हो रहा है बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। दूसरा, अगेन ब्लड रहेगा उसमें, बस वो ब्लड टिश्यू के पास पहुंचेगा, सिंपल। नाउ मैं थोड़ा कलर चेंज करूंगा, थोड़ा ग्रे में आ जाऊंगा। नाउ देखो, ये मैंने देख लिया। नाउ ये जो ब्लड है, दोनों जगह पे ब्लड है, क्या बात कर रहे हो, इसमें फर्क है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा जो हार्ट है, यहाँ पे जो हार्ट है वो सर्कुलेट घुमा दे रहा है, यहाँ से यहाँ पे ऐसा घुमा दे रहा है, इस फैक्टर को यहाँ पे टेबल में डालेंगे, क्योंकि हमें टेबल समझना है, इसको 2-3 बार देखना है इस वीडियो को, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यही ब्लड ऐसा घूम रहा है, यहाँ पे देखो ऐसा घूम रहा है और धक्का मार रहा है हार्ट, क्योंकि वो पंप की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ब्लड ऐसे जाएगा, ठीक है। देखना, ब्लड घूम रहा है यहाँ पे, किसकी वजह से, हार्ट की वजह से। मैं दिल बना देता हूँ बेसिक रेड कलर से दिल बना देता हूँ, ठीक है, दिल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ जाना, ये हार्ट की बात चल रही है, ठीक है, हार्ट घुमा रहा है इसको, ठीक है। नाउ टिश्यू बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, तो कॉन्स्टेंटली यहाँ पे टिश्यू में CO2 तो हाई होना ही है, और O2 लो होना ही है, ठीक है। इसमें कॉन्स्टेंटली मतलब हर मोमेंट टू मोमेंट कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है और ऑक्सीजन कम होता जा रहा है, तो इसको क्या हो रहा है, और ये भी देखना टाइम टू टाइम कॉन्स्टेंटली ब्लड फ्लो होता रह रहा है, ठीक है। ब्लड में अभी टिश्यू की बात, पहले मैं एल्वियोलाई की बात, अच्छा एल्वियोलाई में पहला लाइन ऑक्सीजन का है, दूसरा लाइन CO2 का है, ठीक है। एल्वियोलाई में प्रेशर कितना दिया है, 104, अच्छा चलो ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में प्रेशर कितना है, 40। अब मुझे बताओ डिफ्यूजन क्या होता है, जहाँ पे ज्यादा है या फिर जहाँ पे प्रेशर ज्यादा है वहां से कम प्रेशर की तरफ, वैसे यहाँ पे डिफ्यूजन हो गया, ठीक है, सिंपल सी बात है। वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखना, जहाँ पे मेरा ड्रॉ चल रहा है वहां पे देख लो, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जैसे मैं बता रहा हूँ कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, तो वैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में रिफ्लेक्ट करेगा वो, ठीक है, 45 है, ठीक है। तो एल्वियोलाई में, वहीं पे एल्वियोलाई में जो प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड को 40 mm of Hg है, सिंपल एज दैट,
यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन है, 45 से 40 की तरफ जाएगा। अभी देखो नंबर में कम है, ठीक है, 45 और 40 डिफरेंस कितना है, 45 का, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन थोड़ा स्लो होगा, थोड़ा कम होगा एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। अच्छा, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होने के बावजूद ये नॉर्मल स्पीड से ही होता हुआ दिखेगा हमें। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन का कम है, इसीलिए नॉर्मल रेट में भी ये फैक्टर आपको ध्यान में देना पड़ेगा कि ये कम क्यों है ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कम क्यों है, ऑक्सीजन के लिए ज्यादा क्यों है, और एट द एंड रिजल्ट हमें एक ही जैसा मिल रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो प्रेशर उसको कम भी रहेगा तो भी उतना ही आउटपुट देगा। अच्छा, अभी इतना समझ गया, तो यही ब्लड 40 वाला ब्लड अभी देखो ये इंस्टेंटली कन्वर्ट हो गया, देखना अभी जैसे ही ये एक्सचेंज हुआ ना, इसके बाद एक्सचेंज होने के बाद ये नहीं रहा, ठीक है, ये वाला ब्लड है ही नहीं। अब इस तरफ देखो, ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, तो अब ब्लड ये रहा, ब्लड में जो प्रेशर है ऑक्सीजन का वो बढ़ गया क्योंकि एक्सचेंज हो गया, 95 बन गया, टिश्यू में कितना है 40, तो अगेन हाई टू लो फ्लो, ठीक है, हाई टू लो फ्लो हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। वैसे ही कॉन्स्टेंटली टिश्यू में क्या हो रहा है, 45 CO2 बढ़ रहा है, तो 45 mm ऑफ Hg है टिश्यू में। वैसे ही जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें 40 mm ऑफ Hg है, ठीक है, 40 mm ऑफ Hg है। ये कम हो गया ना, डीऑक्सीजनेटेड से कम हो के आया है ना, यहाँ पे देखना डीऑक्सीजनेटेड से कम हो के आया है। अच्छा, यहाँ पे देखना ऑक्सीजनेशन की वजह से बढ़ गया है, ठीक है ना, इसमें ट्रांसफर हुआ है 45 से 40 की तरफ। यहाँ पे देखना जरूरी है कि ऑक्सीजनेशन और ऑक्सीजनेशन प्रोसेस की वजह से क्या चेंज हो रहा है। देखना जो ब्लड में 40 mm ऑफ Hg है उसमें ऑक्सीजन भर गया, इसलिए 95 हो गया। दूसरा, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था वो कम हो गया, 40 mm ऑफ Hg है, अमाउंट थोड़ा वेरी कर रहा है क्योंकि इसका मैकेनिक, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मैकेनिक्स अंदर से अलग है, प्रोसेस अलग से अंदर से अलग है। इसको ध्यान से एक दो बार समझना, एक दो बार देखना, तभी आपको ये समझेगा। पहली बार में आज तक किसी को समझा नहीं है, और अगर वो कोई कह रहा है कि मुझे पहली बार में ही समझ गया, पहले टीचर से ही देख के समझ गया है, तो वो झूठ बोल रहा है। ये किसी को नहीं समझ रहा है, इसको 2-3 बार समझोगे, आपको टाइम देना पड़ेगा इस पार्ट में, इस चैप्टर के सिर्फ इस पार्ट को आप रिवाइज करके जाना। अगर मैं बोलूँ, अगर रिवीजन स्ट्रैटेजी अगर बताऊं, तो स्टार्टिंग वाला पार्ट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और एनिमल वाला पार्ट, उसको रिवाइज नहीं भी करते चलोगे चलेगा, बट इसको एक बार रिवाइज हर बार करना है। जब भी एग्जाम देना है इस डायग्राम को रिवाइज करना है, और ऐसा नहीं वीडियो देख रहे हैं हम ड्रॉ करके बना रहे हैं, वैसे रिवाइज करना, तो आपको मैक्सिमम आउटपुट दिखेगा। अच्छा, जब टिश्यू में एक्सचेंज हो गया है तब हम ब्लड को ऐसे नहीं देखेंगे, ऑक्सीजनेशन की तरफ नहीं देखेंगे, मैं गाइडलाइन दे रहा हूँ, तब हम ब्लड को इस तरफ देखेंगे, डीऑक्सीजनेशन ब्लड की तरफ देखेंगे। तो अभी क्या हो रहा है कि ब्लड में 40 mm ऑफ Hg है, और 40 है ऑक्सीजन, 45 है कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अच्छा, ये सिंपली क्या है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना, एटमॉस्फेरिक एयर में कितना प्रेशर है, सिंपल एज दैट। आपको ये डायग्राम पसंद हो तो एक लाइक कर देना, आपको ये थोड़ा समझा तो भी लाइक प्रेस कर देना और कमेंट कर देना। अगर आपको कोई भी क्लियरिटी की ज़रूरत पड़े, वापस से एक्सप्लेन की ज़रूरत पड़े, आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट में एंगेज कीजिए, इसको शेयर कीजिए। अच्छा, अलग दूसरी बात, ये डायग्राम को समझेंगे एक और बार, इसको लेयर में समझेंगे, एक बार में नहीं समझता, दूसरा लेयर समझो, ठीक है। हार्ट सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है, हार्ट में डिस्टिंक्शन है, हार्ट सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। पहले लेवल पे यहाँ पे समझेगा, ठीक है, 1 2 टिश्यू की बात चल रही है, ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन भी खींच दे रहा हूँ,
ताकि हमें डिस्टिंक्शन दिखे। ठीक है, डायग्राम में मुझे ये नहीं दिखा। डायग्राम में मुझे ये बीच का हिस्सा नहीं दिखा। ठीक है, हार्ट का हिस्सा नहीं दिखा, इसीलिए कई बार डायग्राम को समझने में कंफ्यूजन हो सकता है। इन दो लेवल पे चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे x चेंज हो रहा है। ठीक है, नाउ मैं डायग्राम को समझाऊंगा। पहले यहाँ पे 1 से स्टार्ट करें। एल्वियोलर एयर में कितना है, वो 104 है, ऑक्सीजन 40 है। ठीक, इसकी वजह से यहाँ पे जो पल्मनरी, देखो हार्ट का जो ये पल्मनरी आर्टरी है वो ब्लड यहाँ से लेके आ रहा है और यहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी तो ऑक्सीजन भर गया, ऑक्सीजन अंदर आ गया, ऑक्सीजन अंदर आ गया। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था तो ऑक्सीजन बाहर चला, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला गया। अब मेरा ऑक्सीजनेशन हो गया, तो पल्मनरी आर्टरी, या ये नेमिंग कर सकता है, नेमिंग में गड़बड़ हो सकता है तो नेमिंग पूछ सकता है इसमें, तो पल्मनरी आर्टरी। अच्छा, वैसे भी नेमिंग में सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस से समझाऊंगा, तो इसमें इतना लोड लेने की जरूरत है। तो यहाँ पे आया, यहाँ पे सर्कुलेट हो गया, यहाँ पे घुमा, सिस्टेमिक आर्टरी से आ रहा है। सिस्टेमिक मतलब बॉडी का। अभी दो चीज समझ लेना, सिस्टेमिक का मतलब होता है बॉडी, पल्मनरी का मतलब होता है लंग्स। ठीक है, अगर ये पल्मनरी वेन है या आर्टरी है तो लंग के अंदर की बात चल रही है। सिस्टेमिक आर्टरी या वेन की बात करें तो बॉडी की बात चल रही है, बॉडी, इसीलिए बॉडी टिश्यू नीचे लिखा हुआ। ठीक है, अभी सेल में क्या हो रहा है वो समझ गया ना। तो अभी ये जो क्या बोलते हैं सिस्टेमिक वाला, ये जो ये है, इधर इधर वही टेबल दिखाया गया है डायग्रामेटिक फॉर्म में कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ना हम आगे बढ़ेंगे। सिंपल अगर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे स्क्वामस, ये ध्यान देना, स्क्वामस एपिथेलियल एल्वियोलर वॉल है। स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस मतलब यूनिलेयर्ड, एक सिंगल पतला लेयर्ड है, एकदम पतला है, इतना पतला कि ये क्या बोलते हैं, इतना पतला होता है कि इसका जो न्यूक्लियस है वो बल्ज आउट कर जाता है। सेल इतना पतला होता है। ठीक है, इसलिए ठीक है, 1 लेयर्ड थिक। ठीक है, ध्यान देना। सेल टिश्यू, ह्यूमन टिश्यू, एनिमल टिश्यू में हम पढ़े होंगे एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स के बारे में। ये ब्लड है, इसमें भी बहुत ही पतला होगा। ठीक है, यहाँ पे बेसमेंट सब्सटेंस कोई ग्राउंड मीडियम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ फाइबर होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा, कोई फ्लूइड भरा होगा, ऐसा एज सच। ठीक है, और कुछ नहीं है। यहाँ पे ब्लड आ रहा है, ब्लड कैपिलरी, ये रेड ब्लड सेल दिखा रहा है, एल्वियोलर कैविटी। सिंपल, एयर अंदर बाहर हो रहा है, यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर। ठीक है, और टिश्यू में क्या हो रहा है, टिश्यू में ब्लड से ऑक्सीजन अंदर और CO2 बाहर। अच्छा, टिश्यू में ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, लंग्स में ऑक्सीजन बाहर ज्यादा है ऑक्सीजन, इसीलिए ऑक्सीजन ज्यादा है, और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में भी कम है, तो इसलिए ब्लड से अंदर बाहर हो रहा है। ठीक है, ऐसा ये दिखा है। अच्छा, ये एक दफा देख लेना कि कैसे इसमें डिफरेंस आ रहा है प्रेशर में। प्रेशर एक बार पढ़ लेना, अभी मैं आगे पढ़ता हूँ। ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ूंगा ना। ठीक है, The diffusion membrane is made up of 3 layers, namely the thin squamous epithelium of alveoli, the endothelium of capillary, and the basement substance. The composed of thin basement membrane supporting squamous epithelium. बेसमेंट मेम्ब्रेन मतलब ये नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें स्टार्च वगैरह कुछ भरा हो सकता है। एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द सराउंडिंग। अच्छा देखो, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, आपको एनिमल टिश्यू में बेसिक पता होगा, अगर कोई सेल है एपिथेलियल टिश्यू है, उसको किसी चीज के ऊपर रखना पड़ेगा। सिंपल एज दैट कि अगर दीवार में टाइल्स लगाना है तो उसको टाइल्स ऐसे दीवार में चिपकेगा नहीं, क्योंकि खुरदुरा सरफेस है। तो क्या करेंगे, एक मीडियम चिपका देंगे जो कि सीमेंट होगा, पहला लेयर ऑफ सीमेंट, उसके ऊपर हम टाइल्स चिपकाएंगे। तो टाइल्स हो गया इस रेफरेंस में जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, एकदम पतला सा टिश्यू है, उसको चिपकाने के लिए किसी और चीज से तो एक सब्सटेंस डालना पड़ेगा, वो होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन वो सीमेंट जैसा काम करेगा।
किसी चीज से जोड़ने के लिए। तो वही दोनों टिश्यू के पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी के पास भी और एल्वियोलाई के एपिथेलियम में भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। तो ये दोनों कंबाइन हो जाएगा, एक ही दोनों के लिए एक ही यूनिफॉर्मली एक बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखेगा। ठीक है, ये बेसिकली ग्राउंड सब्सटेंस से बना हुआ था, क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। इसमें मतलब लाइक सब्सटेंस ही होता है, मतलब सब्सटेंस ग्लूकोज सुक्रोज वगैरह, वो प्रोटीन वगैरह होगा इन बिटवीन में। हाउएवर द टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर। अच्छा, ये नंबर याद रखना कि इसका जो थिकनेस है वो 1 मिलीमीटर से कम है। अगर पूछे तो बाय फैक्ट पूछ सकता है। Therefore, all factor in our body is favorable for diffusion of O2 from alveoli to blood and that of CO2 from tissue to alveoli। ठीक है, ये समझ लिया। अच्छा, यहाँ पे देखना प्रेशर ग्रेडियंट। अच्छा, that is from okay as the solubility of CO2, ये देखना मैं कह रहा था solubility of CO2 is 20 to 20 times higher than O2। ठीक है, the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of O2। ठीक है, मैं यही कह रहा था, इसमें डिफरेंस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 5 है, बट फिर भी इतना अमाउंट में ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है। क्यों इतना ग्रेटर एक्सटेंट में डिफ्यूज हो जा रहा है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए हो जा रहा है। वहीं पे इसको ऑक्सीजन के लिए इतना डिफरेंस ज़्यादा होने के बावजूद वो उसी कम अमाउंट पे डिफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी कम है। इसका यही मतलब है इस स्टेटमेंट में।